Hello, future doctors of India. Welcome back to the Mantra family. I am Varun Agarwal and this is your channel of Mantra Biology. जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था, जहाँ पे हमने वेसिकुलर कैम्बियम के बारे में हमने देखा था कि कैसे कैम्बियम रिंग बनती है, कैम्बियम रिंग की एक्टिविटी कैसी होती है, कैसे सेकेंडरी जाइलम, कैसे सेकेंडरी फ्लोएम बनता है, किस पोजीशन पे सेकेंडरी फ्लोएम होता है, किस पोजीशन पे प्राइमरी फ्लोएम होता है, किस पोजीशन पे सेकेंडरी जाइलम होता है, किस पोजीशन पे प्राइमरी जाइलम होता है. सो वी जस्ट डिस्कस्ड फ्यू ऑफ इंपॉर्टेंट थिंग. आज के लेक्चर में हम उसको कंटिन्यू करते हैं. ठीक है, आज के इस लेक्चर में हम वैस्कुलर कैम्बियम और कैम्बियम की एक्टिविटी पढ़ेंगे. ओके, उसके थ्रू जो रिंग का फॉर्मेशन होता है और हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे. ओके, देखिए क्या होता है, एक वर्ड्स है स्प्रिंग वुड एंड ऑटम वुड. बेसिकली क्या होता है कि कुछ कैम्बियम की एक्टिविटी की वजह से एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम की एक्टिविटी है वो बेसिकली इन्वायरमेंटल और फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी के थ्रू कंट्रोल होती है. कैसे कैसे कि जैसे इन्वायरमेंटल कंडीशन, जैसे कि सीजन्स का बनना, स्प्रिंग सीजन आना, फिर स्प्रिंग सीजन आना, फिर विंटर सीजन आना. सो ओके, एंड अकॉर्डिंगली ऑटम सीजन आना, तो अकॉर्डिंगली कैम्बियम की एक्टिविटी उससे बहुत इफेक्टेड होती है. मैं यहाँ वेस्कुलर कैम्बियम रिंग की बात कर रहा हूँ, याद रखना वेस्कुलर कैम्बियम जो कैम्बियम रिंग है मैं उसकी बात कर रहा हूँ. इवन फिजियोलॉजिकल लाइक कई बार सनलाइट का प्रेजेंट होना, वाटर स्ट्रेस, इन सभी चीज़ों से भी उस कैम्बियम रिंग की एक्टिविटी बहुत डिपेंडेंट होती है. द टेम्परेचर रीजन की बात करें तो क्लाइमेट टेम्परेट रीजन की बात कर रहा हूँ, ट्रॉपिकल नहीं. बहुत बार क्वेश्चन ट्रॉपिकल के नाम से पूछा जाता है. टेम्परेट रीजन में जो क्लाइमेटिक कंडीशंस होती है ऑलमोस्ट सेम रहती है. ओके सॉरी, ऑलमोस्ट सेम नहीं रहती है. मैं टेम्परेट में, ट्रॉपिकल में ऑलमोस्ट एक जैसा समर टाइम होता है, लेकिन टेम्परेट रीजन की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पे जो क्लाइमेट कंडीशंस होती है ऑलमोस्ट चेंज होती रहती है. तो उस कंडीशन में कैम्बियम रिंग की जो एक्टिविटी होती है वो भी चेंज होती है. तो स्प्रिंग सीजन की बात करें तो कैम्बियम बहुत एक्टिव होता है. स्प्रिंग सीजन में जो कैम्बियम होता है बहुत एक्टिव होता है और प्रोड्यूस ए लार्ज नंबर ऑफ द जाइलम. क्योंकि क्या होता है कि स्प्रिंग सीजन में ज़्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, ज़्यादा फूड की रिक्वायरमेंट होती है, तो कैम्बियम रिंग बहुत ज़्यादा एक्टिव होती है, तो बहुत नंबर में वेसल्स का फॉर्मेशन होता है. ठीक है, और इसकी जो कैविटी होती है ज़्यादा होती है, क्योंकि ज़्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट होती है तो ज़्यादा वाइड कैविटी होती है. अब जैसे कि जिसे हम स्प्रिंग वुड बोलते हैं और अर्ली वुड बोलते हैं, क्योंकि ये पहले बनती है. अब जैसे कि अगर आप विंटर सीजन में आ जाए, विंटर सीजन में वैसे ही पानी की रिक्वायरमेंट कम होती है, हमें भी पानी की रिक्वायरमेंट कम होती है, तो कहते हैं भैया जाइलम वेसल्स नैरो कर लो, थोड़ा सा रिसेशन का टाइम चल रहा है, नैरो हो जाओ, खर्चा कम करो. तो नैरो जो जाइलम वेसल्स होती है नैरो होती है, इवन का फॉर्मेशन भी कम होता है. तो इससे बनने वाली जो वुड होती है उसको हम कहते हैं ऑटम वुड, लेट वुड या फिर समर वुड इसको हम बोलते हैं. ओके, देयर वन थिंग दैट्स नॉट अ समर वुड एक्चुअली. ये वर्ड गलत यहाँ पे लगा गया है, इसको कट कर लीजिए. इट्स नॉट अ समर वुड. ओके, नाउ स्प्रिंग वुड इज लाइटर इन अ कलर. जो स्प्रिंग की जो वुड होती है, स्प्रिंग की वुड कलर में लाइट होती है और इसकी डेंसिटी भी कम होती है. लेकिन जो ऑटम वुड होता है थोड़ा डार्क मिलेगा और उसकी डेंसिटी भी हाई होगी. जैसे अगर आप यहाँ देखेंगे, अब आप अर्ली वुड और लेट वुड को दोनों को आपस में मिक्स कर लीजिए, उससे एनुअल उससे जो दोनों रिंग बनती है उससे हम एनुअल रिंग कहते हैं. ठीक है, क्योंकि एक रिंग बनी स्टार्टिंग में, एक रिंग बनी लेटर ऑन, तो दोनों की जो रिंग का फॉर्मेशन है, जिसकी वजह से रिंग का जो फॉर्मेशन होता है उससे एक एनुअल रिंग बनती है. अगर आप देखेंगे तो ये देखिए आप, ये आपको दिख रहा है. जैसे कि ये सबसे पहले कॉन्सेंट्रिक रिंग होती है, मतलब कॉन्सेंट्रिक होती है, मतलब एक रिंग फिर उसके बाद दूसरी कॉन्सेंट्रिक होती है. पहला जो होगा मेन वो अंदर की तरफ होगा सर्किल, फिर दूसरा सर्किल, दूसरी जो रिंग बनेगी उसके बाहर बनेगी तीसरी रिंग, फिर उसके बाहर बनेगी, तो कॉन्सेंट्रिक होती है पूरी ये. ओके, तो अगर आप यहाँ देखेंगे ये एक रिंग का फॉर्मेशन है. एक यहाँ पे आपको डार्क स्ट्रिप दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको लाइट स्ट्रिप दिख रहा है. तो ये जो लाइट स्ट्रिप है ये बेसिकली अर्ली समर ग्रोथ होती है. ओके, अर्ली समर ग्रोथ होती है. ठीक है, अर्ली समर ग्रोथ होती है मतलब समर से पहले स्प्रिंग आ जाता है, मतलब मार्च के मंथ में. तो स्प्रिंग सीजन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है जिसकी वजह से लाइट है. अब यहाँ देखेंगे उसके बाहर आप आए, ध्यान रखना स्प्रिंग के बाहर बाद बनेगी कौन सी, लेट वुड बनेगी. तो ये लेट, उसके बाद लेट बनी जो डार्क मिली है आपको, ठीक है, क्योंकि ये डार्क बन जाती है, तो डार्क बनने से जो वुड का फॉर्मेशन और लेट समर या फिर फॉल ग्रोथ बोलते हैं इसको, क्योंकि समर के बाद बनती है. इसको हम लेट वुड भी बोलते हैं, ऑटम वुड भी बोलते हैं इसको हम. ओके, एनुअल रिंग कभी-कभी ऐसा भी होता है कि एनुअल रिंग में कभी-कभी कुछ पर्टिकुलर रीजंस की वजह से कोई फॉल्स रिंग आपको दिखाई देती है. और एक चीज़ याद रखना, एक ब्रांच होती है डेंड्रोक्रोलॉजी, उसके थ्रू हम एनुअल रिंग को काउंट करके प्लांट्स की एज के बारे में बता सकते हैं कि प्लांट की एज कितनी है. सम टाइम कभी-कभी कुछ फॉल्स और मल्टीपल रिंग ऑब्जर्व होती हैं ड्यू टू द डिजीज, ड्रोथ एंड डिफोलिनेशन. डिफोलिनेशन मतलब लीफ का गिर जाना. कुछ एनुअल रिंग ऑब्जर्व होती है, लेकिन वो रिंग एग्जैक्टली एनुअल रिंग नहीं होती है, जस्ट ऐसा ऑब्जर्व होता है.
ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में क्लाइमेट जो होता है वो कभी चेंज नहीं होता, क्योंकि उसमें कंटिन्यूसली वहाँ पे समर टाइम ही रहता है। तो कुछ ग्रोथ मार्कर ऑब्जर्व होते हैं जो कि रिंग नहीं होती है, ठीक है। एंड रूट्स के अंदर अगर आप देखेंगे तो एनुअल रिंग का फॉर्मेशन नहीं होता है, क्योंकि रूट के नीचे का जो टेम्परेचर होता है, सॉइल के नीचे का जो टेम्परेचर होता है एक जैसा होता है, ठीक है, जिसमें कांस्टेंट होता है टेम्परेचर। हार्डवुड एंड द सैपवुड। ओल्डर ट्रीज में देखिए क्या होता है, ओल्डर ट्रीज की हम बात करें तो ओल्डर ट्रीज के अंदर सेकेंडरी जो जाइलम होता है, अगर आपने देखा हो, मैं आपको दिखाता हूँ, पहले आपको पिक्चर दिखा दो अगर पिक्चर है तो। चलो मैं बात ये देखिए, ये अगर आप ओल्डर ट्रीज की बात करें, मैं आपको आऊंगा दोबारा इसके ऊपर। ओल्डर ट्रीज की बात करें तो अंदर का जो मिडिल पोर्शन होता है ज्यादा डार्क मिलता है, जिसको हम हार्टवुड कहते हैं, और बाहर का जो पोर्शन होता है उसको हम सैपवुड कहते हैं। देखिए मैं समझाता हूँ कैसे। जो ओल्डेस्ट ट्री होते हैं, बहुत पुराने ट्री होते हैं, वहाँ पे क्या होता है, सेकेंडरी जाइलम की जो ग्रोथ होती है बहुत ज़्यादा हाई होने से डार्क ब्राउन हो जाते हैं। अगर आप लकड़ी आपने देखा हो, लकड़ी का ट्रांस सेक्शन देखते हैं, दूर से आपको अंदर का जो पोर्शन होता है डार्क दिखाई देता है, और उसके बाहर का पोर्शन होता है वो लाइट दिखाई देता है। तो वहाँ पे क्या होता है, जो अंदर का जो पोर्शन है जो डार्क दिखाई देता है, उसमें क्या होता है, सेकेंडरी जाइलम में एक ऑर्गेनिक कंपोनेंट का डिपोजिशन हो जाता है, ओके, लाइक टैनिन्स, रेजिन, ऑयल, गम्स, एरोमेटिक, एंड सेंट्रल आउट, ओके, एंड द सेंट्रल इनर मोस्ट लेयर ऑफ स्टेम, मतलब स्टेम के अंदर की तरफ वहाँ पे कुछ जाइलम के अंदर, जाइलम देखिए वो क्या होता है, डेड पोर्शन है, उसमें कुछ भी ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता है, लेकिन उसकी जो बाहर का जो एरिया है जिसको हम सैपवुड कहते हैं, जो कि लाइट कलर का होता है, उससे ही एग्जैक्टली ट्रांसपोर्टेशन होता है। लेकिन अंदर का पोर्शन जो बिल्कुल खत्म हो चुका होता है, वो क्यों हो चुका होता है, क्योंकि वहाँ पे उसके अंदर कुछ कंपोनेंट्स हैं, वो कंपोनेंट्स हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, उसके अंदर डिपॉजिट हो जाते हैं, लाइक टैनिस है, रेजिन है, ऑयल है, गम्स हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं, एसेंशियल ऑयल्स है, जिसकी वजह से वो जो एरिया होता है ब्लॉक हो जाता है, ठीक है। एंड वो सब्सटेंस इसको ज़्यादा हार्ड बना देते हैं और इसको ड्यूरेबिलिटी बन जाती है, और जिसकी वजह से उसमें कभी माइक्रोबियल अटैक नहीं हो सकता। वरना अगर आप देखेंगे, एक गैनोडर्मा एक फंगस होती है जो सेकेंडरी जाइलम को पूरा खत्म कर सकती है, कहते हैं स्टैंड ट्री को पूरा खत्म कर देती है, लेकिन वो बेसिकली इसको खत्म नहीं कर पाती, ठीक है, क्योंकि वो इतना ज़्यादा हार्ड बन जाता है, ठीक है। इसके दो पार्ट मैंने बताया, एक होता है लाइट कलर रीजन जिसको हम सैपवुड कहते हैं, और एक होता है डार्क कलर रीजन जिसको हम हार्डवुड कहते हैं। तो हार्डवुड जो पार्ट होगा वो डेड होगा, अनसुटेबल होगा, क्योंकि इसमें कोई वाटर का ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता, और टाइलोसिस के थ्रू वो, लेकिन टाइलोसिस जो होता है उसके थ्रू ये ब्लॉक कर दिया जाता है, ओके। नाउ द हार्डवुड के बारे में अब हम करते हैं सैपवुड क्या होता है। सैपवुड क्या होता है, फंक्शनली पार्ट होता है, ठीक है, और जिसमें कि एग्जैक्टली जो आपका हार्ड का बाहर का जो सैपवुड है वो फंक्शनल होता है, और उसकी एग्जैक्टली उसी में वाटर का कंडक्शन होता है। तो अगर आप यहाँ देखेंगे, देखिए ये टायरोलिसिस का फॉर्मेशन हो गया, ये देखिए ये है बेसिकली हार्डवुड, जिसके अंदर टायरोलिसिस का फॉर्मेशन होता है, जो कि क्या होता है कि जो टायरोलिसिस में जो टायरोलिसिस क्या होता है कि उसमें जो जाइलम पैरेन्काइमा होती है बाहर की तरफ, ठीक है, उसमें पैरेन्काइमा की आउटग्रोथ होती है। इससे क्या होता है, मान के चलो कि जाइलम पैरेन्काइमा है, ठीक है, जाइलम पैरेन्काइमा है, एंड जाइलम वेसल्स है, ठीक है, जो जाइलम वेसल्स है, और जाइलम वेसल्स है आपकी, तो उसमें क्या है कि उसके पास में पैरेन्काइमा होती है। तो पैरेन्काइमा की आउटर ग्रोथ होती है, और आउटर ग्रोथ होने के बाद फिर वो धीरे धीरे आउटर ग्रोथ अंदर की तरफ जाती है, और उसमें अंदर की तरफ उसको ब्लॉक कर दिया जाता है। देखिए ये क्या होता है कि जाइलम पैरेन्काइमा का आउटर बाहर की तरफ ग्रोथ होती है, फिर धीरे 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 उसका अंदर की तरफ ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है। जाइलम वेसल्स की जो पैरेन्काइमा होती है, मतलब वेसल्स के पास में जो पैरेन्काइमा सेल्स होती है, जिसको डिवीजन में जो बेसिकली जाइलम वेसल्स बनाने में हेल्प करती है, तो उनकी पैरेन्काइमा में एक आउटर ग्रोथ होती है, और वो आउटर ग्रोथ कहाँ चली जाती है, वेसल्स के अंदर, और वेसल्स में जाके वेसल्स को अंदर से पूरा ब्लॉक कर देती है, और फिर उसके अंदर टेनिस है, लिग्निन है, सुबेरिन है, उनका डिपोजिशन हो जाता है, और ये पूरी की पूरी वेसल्स ब्लॉक कर दी जाती है, ठीक है। Tyrolysis is the outgrowth on the parenchyma cells of the xylem vessels. Slowly, tyrolysis are a bloom-like structure which protrusion into the xylem vessels. Slowly and slowly क्या होता है, parenchyma cells के जो ये outgrowth होते हैं, slowly ये देखिए ये parenchyma cells है, ये देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये जो दिख रहा है ये पूरा पोर्शन जाइलम वेसल है, और इसके बाहर की तरफ पैरेन्काइमा सेल्स है। तो पैरेन्काइमा सेल से टायरोलाइसिस एक आउटग्रोथ हुई, और आउटग्रोथ जाके अंदर की तरफ क्या हो, जाइलम वेसल्स के अंदर प्रोड्यूस हो गई। अब वो प्रोट्रूजन से फिर अंदर प्रोट्रूजन हो गई, प्रोट्रूजन के बाद में इसके अंदर की तरफ लिग्निन सुबिरिन का डिपोजिशन हो गया, फिर ये पूरी वेसल्स खत्म हो गई, क्योंकि पूरी वेसल्स ही ब्लॉक हो गई, अब इसे वाटर कंडक्शन नहीं हो पाता। आफ्टर द लिग्निफिकेशन जाइलम वेसल्स कुड नॉट कंडक्ट वाटर थ्रू द ल्यूमन। अब इसके अंदर पूरी तरह से डेड हो गई, डेड होने के बाद ये नॉन फंक्शनल पार्ट हो जाता है, जो कि देखिए ऐसा डार्क पार्ट होता है, जिसको हार्डवुड कहते हैं, और बाहर का लाइट पार्ट आपको सैपवुड कहते हैं।
अब क्या होता है, ध्यान रखना, जिम्नोस्पर्म के अंदर टाइलोसिस नहीं होता, टाइलोइड इसमें टाइलोसॉइड होते हैं, जो कि टाइलोसिस जैसा स्ट्रक्चर होता है। इफ हार्डवुड इज रिमूव फ्रॉम ए प्लांट, अगर आप हार्डवुड को प्लांट से रिमूव कर देते हो तो प्लांट को कोई डैमेज नहीं होता, क्योंकि वो फंक्शनली एक्टिवेट नहीं होता। हाँ, सैपवुड को अगर आप सैपवुड को रिमूव कर दोगे तो एग्जैक्टली जो सेकेंडरी जाइलम है वो सैपवुड ही है, ठीक है। एंड उसको बेसिकली जो बेसिकली यूज किया जाता है हार्डवुड को फर्नीचर बनाने में, कॉमर्शियल पर्पज में यूज किया जाता है। जिम्नोस्पर्म वुड इज जनरली सॉफ्ट एंड नॉन पोरस होता है, लेकिन एंजियोस्पर्म की जो वुड होती है हार्ड होती है और पोरस होती है, ठीक है। उसे माइंड में रखिएगा और ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सेकेंडरी ग्रोथ इन ए रूट, अब सेकेंडरी ग्रोथ इन ए रूट, देखिए रूट में जो वेस्कुलर कैम्बियम होता है वो बेसिकली रेडियल अरेंजमेंट होता है, जिसके जाइलम और फ्लोएम के बीच में कोई कैम्बियम रिंग प्रेजेंट नहीं होती, क्योंकि दोनों अलग अलग रेडियस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। बट रूट के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ तो जरूरी है भैया, उस रूट को नीचे तक, उसको अंदर तक जाना है, जिससे कि पूरे प्लांट को संभालना है, क्योंकि रूट फाउंडेशन है पूरे प्लांट का। तो रूट के लिए सेकेंडरी ग्रोथ की तो जरूरत है। अब रूट के लिए सेकेंडरी ग्रोथ होती कैसे है? क्या होता है कि रूट में जाइलम और फ्लोएम के बीच में कंजक्टिव टिश्यू होता है। वो कंजक्टिव टिश्यू होता है, वो कंजक्टिव टिश्यू के अंदर एक रिगेन की कैप, वो क्या होता है, कंजक्टिव टिश्यू पैरेन्काइमा टिश्यू सेल से बना हुआ होता है। वो पैरेन्काइमा सेल्स के बाद में क्या होता है कि वो ही पूरी कंजक्टिव टिश्यू सेकेंडरी कैम्बियम रिंग के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। देखिए कैसे, मैंने आपको बताया ना रेडियल टाइप ऑफ इश्यूज होते हैं, तो इंट्राफेसिकुलर रिंग की रिंग इसके अंदर एब्सेंट होती है। तो सेल लेयर होती है जाइलम और फ्लेम के बीच में, जो कि मेरिस्टेमेटिक एक्टिव होती है, ठीक है, सॉरी पैरेन्काइमेटस नहीं होती, मेरिस्टेमेटिक एक्टिव होती है, और एक्टिव होने के बाद एक सेपरेट इंटरफेसिकुलर कैम्बियम रिंग बनाती है, जो कि कंप्लीटली सेकेंडरी ओरिजिन की होती है। लेकिन अगर आप बात करें स्टेम के अंदर, उसके अंदर पार्शियली, देखिए इंटरफेसिकुलर रिंग तो पहले से प्रेजेंट थी, तो पार्शियली वो प्राइमरी हो गई, लेकिन इंटरफेसिकुलर कैम्बियम रिंग वो सेकेंडरी थी, तो वो पार्शियली आप देखेंगे तो पार्शियली उसमें प्राइमरी लेवल का था और पार्शियली सेकेंडरी लेवल का। लेकिन रूट के अंदर जो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम रिंग बनती है वो पार्शियली आपका लाइक कह सकते हो पार्शियली उसके अंदर सॉरी कंप्लीटली सेकेंडरी ऑरिजिन का होता है, और ये इंटरफेसिकुलर रिंग पार्टिसिपेट करता है सेकेंडरी ग्रोथ के अंदर। देखिए अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये जाइलम और वेसल्स के बीच में, अगर आप यहाँ देखेंगे कॉर्टेक्स है, ये सेकेंडरी फ्लोएम, एक मिनट बेटा मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए वेस्कुलर कैम्बियम बन गया। देखिए ये प्राइमरी जाइलम है, ठीक है, ये प्राइमरी दिख रहा है, ये प्राइमरी जाइलम है, ठीक है, और इस जाइलम के बाहर ये प्राइमरी जाइलम है, और ये जाइलम, और ये देखेंगे आप ये प्राइमरी फ्लोएम है, ठीक है, ये प्राइमरी फ्लोएम बन गया, और ये प्राइमरी फ्लोएम बन गया। फिर उसके बाद में इनके बीच में जो सेल्स एक्टिवेट होती है, ये सेल्स एक्टिवेट होकर फिर यही कैम्बियम रिंग का फॉर्मेशन करती है। इनके बीच में सेल्स प्रेजेंट होती है जो कि एक्चुअली रिंग का फॉर्मेशन करती है। देखिए अगर आप देखेंगे तो वेस्कुलर कैम्बियम रिंग ये बन जाती है। तो अगर आप देखेंगे ये प्राइमरी फ्लोएम है, ठीक है, ये प्राइमरी फ्लोएम है, ठीक है, ये आपका जाइलम है जो कि अलग अलग रिंग के ऊपर प्रेजेंट है। फिर उसके बीच में जो सेल्स थी, जो कंजक्टिव सेल्स थी, आपस में एक्टिवेट हुई और एक्टिवेट होकर एक नए कैम्बियम रिंग का उसने फॉर्मेशन किया। ओके, नाउ द एक्स्ट्रास्टेलर सेकेंडरी ग्रोथ। एक्स्ट्रास्टेलर सेकेंडरी ग्रोथ कहने का मतलब है ऐसी ग्रोथ जो कि स्टील के बाहर होती है, जो कि कॉर्क कैम्बियम की वजह से होती है। देखिए वेस्कुलर कैम्बियम की वजह से जो ग्रोथ होनी थी हो गई, अब कॉर्क कैम्बियम की वजह से ग्रोथ होती है। देखिए स्टेम को भी कंटिन्यूअस अपनी गर्थ को बढ़ाना है, ठीक है, अब उसको बढ़ाने के लिए अब उसको गर्थ को बढ़ाना है, तो वेस्कुलर कैम्बियम ने तो अपनी ग्रोथ कर ली, अब कॉर्क कैम्बियम अपनी ग्रोथ करता है। तो होता क्या है, जैसे जैसे वेस्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी होती है, तो वेस्कुलर कैम्बियम जैसे जैसे क्या होता है, वेस्कुलर कैम्बियम जैसे जैसे अंदर की तरफ सेल्स बनाता है तो वो बाहर की तरफ प्रेशर लगाता है, और बाहर की तरफ प्रेशर लगेगा तो क्या होगा कि एपिडर्मिस की जो सेल्स होती है वो इंजर्ड हो जाती है। भैया बाहर की तरफ ज़्यादा प्रेशर लगाओगे तो क्या होगा, एपिडर्मिस खत्म हो जाएगा, फट जाएगा, इंजर्ड हो जाएगा। अब जैसे एपिडर्मिस क्या होता है, उनको मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है, साथ में इसको बाहर का जो फिजियोलॉजिकल अटैक होता है उससे बचाता है, माइक्रोब्स के अटैक से बचाता है। लेकिन आप सोचिए एपिडर्मिस खत्म हो गया तो फर्दर अटैक होने के चांसेस होते हैं। अब उसके लिए उनके सेल्स का रिप्लेसमेंट जरूरी होता है न्यू प्रोटेक्टिव सेल लेयर के फॉर्मेशन के फॉर्म में। Because of continuous secondary growth, stem gradually keep on increase to width of plant, which exert the pressure on the plant cortex and epidermis. Due to the continuous pressure and subsequently rupture in the epidermis tissue will expose in the atmosphere, and chance of mechanical injury infection will also increase. कंटिन्यूसली जब प्रेशर लगता है तो इंजर जो एपिडर्मिस होती है वो रप्चर हो जाती है, और रप्चर होने की वजह से उसकी जो कॉर्टेक्स सेल्स होती है वो एक्सपोर हो जाती है एटमॉस्फेयर में, और वहाँ पे माइक्रोबियल अटैक होने के चांसेस हो जाते हैं। सो इस स्टेज में एपिडर्मिस को एक नेक्स्ट सेकेंडरी टिश्यू के थ्रू रिप्लेस कर दिया जाता है। जो एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस को एक नए सेकेंडरी टिश्यू के थ्रू रिप्लेस करते हैं, इसको हम पेरिडर्म बोलते हैं। अब ये जो पेरिडर्म है
ये पेरिडर्म बेसिकली 3 इंपॉर्टेंट टिश्यू से मिलकर बना हुआ होता है, लेकिन ये पेरिडर्म बनाने के लिए कॉर्क कैम्बियम काम करता है। अब मैं कह रहा हूँ कि एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस को अब न्यू प्रोटेक्टिव लेयर चाहिए, तो भैया कोई सेल बनाएगा तो वो बनाता है कॉर्क कैम्बियम। अब कॉर्क कैम्बियम एक्टिवेट हो जाता है, और कॉर्क कैम्बियम एक्टिवेट होके जो कॉर्क कैम्बियम में होता है वो एक्टिवेट हो जाता है, और एक्टिवेट होकर नए सेल्स का फॉर्मेशन करता है, और ऐसे बहुत सारी सेल्स बनती हैं, नए सेल्स बनती है, तो उन्हीं सेल्स को मिला के हम बोलते हैं पेरिडर्म। पेरिडर्म कंसिस्ट ऑफ ए कॉर्क कैम्बियम जिसको हम फेलोजन कहते हैं, कॉर्क सेल फैलम कहते हैं, फेलोडर्म सेकेंडरी कॉर्टेक्स कहते हैं। तो ये जो कॉर्क कैम्बियम होता है बेसिकली यही एक्टिवेट होता है, जो कि जब पता लगा कि एपिडर्मिस इंजर्ड हो गई है तो कॉर्क कैम्बियम एक्टिवेट हो जाता है, जिसको हम फेलोजन कहते हैं। अब ये कॉर्क कैम्बियम अंदर की तरफ, अपने अंदर की तरफ बनाता है सेकेंडरी कॉर्टेक्स, और बाहर की तरफ बनाता है कॉर्क सेल्स। और कॉर्क सेल क्या होता है, जिसको हम बार्क कहते हैं, ये चारों तरफ से पूरी ट्री को कवर कर लेती है, ठीक है। तो अब तीनों को अगर हम बोलें, अगर हम तीनों को ही वर्ड यूज करें, कॉर्क सेल, कैम्बियम और कैम्बियम एंड द फेलोड्रम, तो तीनों चीज मिलकर आपकी पेरिडर्म बनाती है। तो एग्जैक्टली पेरिडर्म का फॉर्मेशन किससे हुआ, वो तो कॉर्क कैम्बियम से। तो पेरिडर्म में 3 चीजें आती है, कॉर्क कैम्बियम जिसको फेलोजन बोलते हैं, कॉर्क सेल जिसको हम फैलम बोलते हैं, सेकेंडरी कॉर्टेक्स जिसको हम फेलोड्रम बोलते हैं। देखिए कॉर्क ये आपकी हो गई, देखिए फेलोडर्म हो गई, कॉर्क कैम्बियम हो गई, और फर्स्ट कॉर्क सेल हो गई, ठीक है। तो पेरिडर्म, देखिए पेरिडर्म मैंने बताया कि पेरिडर्म बेसिकली 3 चीजों से मिलकर बना हुआ है, लेकिन इसके लिए सबसे ज्यादा एक्टिव होता है, वो सबसे ज्यादा एक्टिव जो होता है वो होता है फेलोजन, जो कि सब कुछ ये जनरेट करता है। तो फेलोजन देखेंगे तो कॉर्क कैम्बियम होता है, फेलोजन बनाता है, वो एक्टिवेट हो जाता है। और एक्टिवेट क्या होता है, ये बेसिकली एक कपल्स एक थिक लेयर्स होती है, जैसे कपल होता है थिक लेयर्स का पाई जाती है, जो कि नैरो होती है, थिन वॉल होती है, नियरली रेक्टेंगुलर होती है। ये सडन एक्टिवेट हो जाती है और दोनों साइड्स पे सेल्स बनाती है। ऊपर की तरफ बनाती है कॉर्क और नीचे की तरफ बनाती है सेकेंडरी कॉर्टेक्स। ऊपर की तरफ कॉर्क सेल बनाई इसे फैलम कहेंगे, नीचे की तरफ सेकेंडरी कॉर्टेक्स बनाई इसे फैलोडर्म कहते हैं, ठीक है। अब ऊपर की तरफ उसने जो कॉर्क या फैलम का फॉर्मेशन किया वो एपिडर्मिस को कवर कर लेता है, और जो नीचे की सेल्स बनाई है वो कॉर्टेक्स को कवर कर लेती है। तो फेलोजन क्या होता है कि ऑरिजिनेट फ्रॉम ए सिंगल लेयर। अब ये फेलोजन ऑरिजिनेट कैसे होता है, सबसे बड़ी बात है कि फेलोजन कैसे ऑरिजिनेट होता है। देखिए क्या होता है, जो एपिडर्मिस जो है एपिडर्मिस वो इंजर्ड हो गई, एपिडर्मिस के नीचे आता है हाइपोडर्मिस। अब हाइपोडर्मिस के ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है, भाई तुझे अब काम करना पड़ेगा, अब तेरी जिम्मेदारी से होता है ना प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल, वैसे ही अब प्रिंसिपल नहीं रहे तो वाइस प्रिंसिपल तो काम करेंगे, जैसे कि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट। अब प्रेसिडेंट नहीं रहे तो वाइस प्रेसिडेंट काम करेंगे, तो हाइपोडर्मिस के ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है, भैया अब तुम्हें ही सब कुछ करना है, गई वो तो, ठीक है। जो कि अब वो क्या करता है, यही जो हाइपोडर्मिस होता है एक्टिवेट करता है, भैया वही एक्टिवेट करता है या ऑरिजिनेट करता है। बेसिकली एक्टिवेट मत वर्ड यूज कीजिए, उसको ऑरिजिनेट करता है, उसको बनाता है, कॉर्क कैम्बियम को बनाता है, और कॉर्क कैम्बियम से ही बाहर की तरफ और अंदर की तरफ नए सेल्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब जो फेलोजन होता है फैलम को ज्यादा अमाउंट में बनाता है इन कंपैरिजन टू द फेरिडम, जो जो अगर आप देखेंगे थोड़ा सा उल्टा है, वेस्कुलर कैम्बियम ने ज्यादा अमाउंट में अंदर की तरफ सेकेंडरी जाइलम बनाया था और बाहर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम कम बनाया था। लेकिन अब उल्टा हो गया, उल्टा क्या हुआ कि कॉर्क कैम्बियम जो कि हाइपोडर्मिस से एक्टिवेट हुआ है वो अंदर की तरफ कम फ्लोएम बनाता है, और अंदर की तरफ कम बनाएगा और बाहर की तरफ ज्यादा कॉर्टेक्स बनाएगा, क्योंकि बाहर की तरफ से उसको पूरी तरह से कवर करना होता है, क्योंकि एपिडर्मिस बाहर या तो इंजर्ड हो चुकी है तो उसको पूरी तरह से ज्यादा कवर करने के लिए बाहर की तरफ ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में कॉर्क का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। पेरिडर्म और ध्यान रखना, अब पेरिडर्म के अंदर 3 चीजें आ गई। अभी अगर आप ये देखो फैलम, फेलोडर्म एंड फेलोजन, अब तीनों चीजों को मिलाकर हम पेरिडर्म कहते हैं। लेकिन एग्जैक्टली पेरिडर्म एक्टिवेट किससे हुआ, पेरिडर्म का जो फॉर्मेशन हुआ वो हुआ फेलोजन से, और फेलोजन किससे ओरिजिनेट हुआ, वो हाइपोडर्मिस से। सो अगर आप देखें इनडायरेक्टली हाइपोडर्मिस से एक्टिवेट कौन हो रहा है, पेरिडर्म हो रहा है, इनडायरेक्टली हाइपोडर्मिस से पेरिडर्म ही बना है। तो फेलोजन इज अ डेड टिश्यू, देखिए ये डेड टिश्यू होता है जिसके ऊपर सुबेराइज्ड, इट्स अ डेड टिश्यू, इसके ऊपर सुबेराइज्ड सेल वॉल होती है जो कि एयर और वाटर के लिए इम्प्रीवियस होता है, और इन कैन बी यूटिलाइज इन अ कॉमर्शियल पर्पस, ठीक है। इसको कॉमर्शियल पर्पस में कॉर्क के ग्लास कॉर्क बनाए जाते हैं। सेकेंडरी कॉर्टेक्स फेलोडर्म जो होती है वो लिविंग होती है, जो कि लिविंग सेल से मिलकर बनी हुई होती है, और इसके अंदर फूड को स्टोर रखती है, और ये कॉर्टेक्स सेल जो डैमेज कॉर्टेक्स सेल्स होती है उनको बनाती है, क्योंकि क्या होता है कि जब कंटिन्यूसली अंदर से प्रेशर डालता है तो एपिडर्मिस भी इंजर्ड होती है, कॉर्टेक्स की कुछ सेल्स भी इंजर्ड होती हैं, ओके। तो इसलिए जो आपका सेकेंडरी कॉर्टेक्स है वो नए कॉर्टेक्स सेल्स को रिपेयर करता है, डैमेज जो होती है उसको रिप्लेस करता है और अपने नए सेल्स बनाता है। तो इसके अंदर क्या होता है, लिविंग सेल्स है, क्योंकि पैरेन्काइमेटस सेल्स हैं सारी, तो इसके अंदर नए सेल्स होते हैं, लिविंग सेल्स होती हैं, जो कभी कभी रिक्वायरमेंट होती है तो उसके अकॉर्डिंग वो नए सेल्स का नए तरीके से कन्वर्जन होती है।
डाइकोट ट्री में देखेंगे तो मेन प्रोटेक्टिव लेयर क्या है, पेरिडर्म है और एपिडर्मिस के फ्रेगमेंटेड है। अगर आप एक ओल्ड ट्राइकोट ट्री है तो उसमें क्या है, उसके प्रोटेक्टिव लेयर होंगे, तो पेरिडर्म हुआ। बाहर की तरफ की बात कर रहा हूँ तो उसके अंदर पेरिडर्म में आपके फैलोजेंस आ गए, फैलोजेंस आ गए उसके अंदर, पेरिडर्म में फैलोजन आ गया, उसके अंदर फैलोजन आ गया, ठीक है, फैलम आ गया, ओके, क्या क्या है ध्यान रखिएगा। और फिर उसके अंदर फैलोजन आ गया, फैलम आ गया, और देखिए, और उसका फैलोडर्म आ गया, सॉरी। तो 3 चीज़ों से मिलके आ गया, और कुछ एपिडर्मिस के फ्रैगमेंटेड पार्ट आ गए, ठीक है। ओके, सो ये हमने देखा इनकी एक्टिविटी, कॉकैम्बियम की एक्टिविटी के बारे में देखा। और नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे, आप देखेंगे कैसे और आगे फाइनली फॉर्मेशन होता है, ठीक है। धन्यवाद।